तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द हेरी ऐप व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ योंक अबोर्ड द शिप। ठीक है, तो जो शिप पे योंक रहता है वो उसका क्या पोजीशन रहता है, क्या ऑक्यूपेशन रहता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन आपको रहेगा, फायर फाइटर और कोल स्टोकर में। क्योंकि स्टूडेंट्स इसको जब हम एग्जैक्टनेस की बात करते हैं तो पहले जितने लोग आग के पास काम करते थे और आग से संबंधित काम करते थे उनको फायरमैन बोला जाता था। ठीक है, उसको फायरमैन बोला जाता था। ठीक है, फायरमैन, फायर फाइटर, इस सारे शब्दों से बुलाया जाता था। चूंकि योंक जो है वो कोल डंप कर रहा है तो वो यहाँ पे तो कोल स्टोकर है। ठीक है, कोल स्टोकर है, लेकिन वो जैसे मैंने एक वीडियो में और बताया था वो फायर फाइटर भी है, क्योंकि पहले फायरमैन, फायर फाइटर जैसे शब्द इस कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आग बुझाने वाली जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो स्टूडेंट्स कि वो कोल स्टोकर है, ठीक है, या वो फायर फाइटर है। तो अगर ज़्यादा डीप में जाके देखें तो कोल स्टोकर के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे। अगर कोल स्टोकर ना रहे तो हम फायरमैन और फायर फाइटर के साथ भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। लैरी ट्री फॉल, तो कैसे लैरी का ट्री गिर जाता है, ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो मैंने बताया था स्टूडेंट, और बोला था ये जरूर देख के जाएगा। लाइटनिंग स्ट्रक्ट इट, यानी उस पे लाइट यानी बिजली गिर जाने की वजह से, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, पहले का सी होगा, दूसरे का भी सी होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन द हैरी ऐप। तो हैरी ऐप में कौन सा करेक्टर नहीं है, नीगेल नाम का करेक्टर हैरी ऐप में नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन आया था व्हाट वाज द टेम्पटेशन ऑफ द फोर्थ टेम्पटर टू द थॉमस। जो फोर्थ टेम्पटर रहता है, जो ये 4 टेम्प्ट आते हैं ना थॉमस ए बेकेट के पास, तो उसमें वो किसका लालच देता है, तो मार्टेरडम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मार्टेरडम, यानी उसको शहीदी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कि डैश दैट ही इज कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर यू एंड सेल पुट दिस नाइट द ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच द अंडर फ्रेज इन द अबव लाइन एग्जांपल ऑफ। तो मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो कह रहा है कि मस्ट बी प्रोवाइडेड है, तो ये कह रहा है कि दैट ही दैट्स कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर यू ऑल पुट दिस नाइट ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये इफ्यूजम का एग्जांपल है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ्यूजम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा था कि इपिलॉग यूजली यूज्ड इन अ ड्रामेटिक्स टू, तो क्यों मतलब यूज इसको इपिलॉग को जो यूज किया जाता है वो क्यों ज्यादातर यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक छपा हुआ था, और यहाँ पे इपिलॉगर मतलब जो होते हैं, तो कह रहा था सॉरी ये इपिलॉगर की बात कर रहा था, इपिलॉगर यूजली यूज्ड बाय ड्रामेटिस्ट टू। तो मुझे लग रहा था यहाँ इपिलॉग को होना चाहिए था कि क्यों यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट मुझे लग रहा था कि डी होना चाहिए, क्योंकि गिव ऑडियंस रीडर अ पॉसिबल इंटरप्रिटेशन और पॉसिबल सिक्वल टू द प्ले, बिल्कुल ठीक लग रहा था। गिव अ स्पीच ऑन एथिक्स, ये भी ठीक ठीक लग रहा था। गिव अ लेक्चर ऑन द थीम ऑफ द प्ले, ये भी बात ठीक लग रहा था। तो ऑल ऑफ डी जो आंसर ये हो सकता था, तो इसका राइट आंसर डी मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप देख लीजिएगा, कुछ और आंसर आपको लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऑन व्हाट डे एंड मंथ इज लैरी सपोज टू बी हैड डाइड। तो किस तारीख को माना जा रहा है कि उसका डेथ हो गया। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है 25 नवंबर को माना जा रहा है, और 25 नवंबर को माना जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर है 25 नवंबर, क्योंकि इसी दिन से लैरी मिसिंग है। कह रहा हुज हॉरोस्कोप इज फ्रैंक लुबे मेकिंग ऑन केट रिक्वेस्ट, किसका हॉरोस्कोप बना रहा है, तो जो केट के रिक्वेस्ट पे। तो स्टूडेंट वो लैरी का, और वो जानना मतलब कि उसके भाग्य में क्या है, जबकि लैरी का डेथ हो गया, लेकिन फ्रैंक लुबे उसके रिक्वेस्ट पे लैरी का हॉरोस्कोप बनाता है। ठीक है, ऑल माय सन वाज फर्स्ट स्टेज एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये जो इससे पहले का भी क्वेश्चन था वो हमारे वीडियो से आया हुआ था, और ये भी क्वेश्चन हमारे वीडियो पे आया हुआ था। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को देखा होगा उनको पता है। और स्टूडेंट अगर आपको नहीं यकीन है ये वीडियो वहां से आया, ये क्वेश्चन मेरे वीडियो में भी था, तो आप जाके तुरंत चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहली बार परफॉर्म किया गया ऑल माय सन को कॉर्नेट थिएटर पे। ठीक है, तो कोरोनेट थिएटर, राइट आंसर ए। 10वां क्वेश्चन था कि व्हाट इज यूज्ड एज एन इंटरल्यूड इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल। तो क्या इंटरल्यूड के रूप में यूज किया गया, स्पीच, अ सर्वियन, अ लेक्चर, नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट इसका दोनों ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, स्पीच भी ये है और ये लेक्चर भी है, लेकिन मैंने इसको ज्यादा प्रेफरेंस लेक्चर को माना है। ठीक है, लेक्चर जो है एक नॉलेजफुल होता है, स्पीच तो बस भाषण है, लेकिन जो स्पीच देता है मुझे लग रहा था कि दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन वो एक भाषण लोगों में जागरूकता लाने के लिए देता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए देता है लोगों को, तो वो स्पीच भी हो सकता है और लेक्चर भी हो सकता है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए मैंने लेक्चर को ज्यादा प्रोमिनेंट माना है। अगला क्वेश्चन है कि द आर्क बिशप वॉज
एग्जाइल टू विच प्लेस इन द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल, आर्क बिशप कहाँ एग्जाइल किया था? स्टूडेंट इसका राइट आंसर है फ्रांस वो चला जाता है, और कितने साल के लिए चला जाता है? 7 ईयर्स के लिए चला जाता है, अपना देश छोड़ के चला जाता है, और 7 साल बाद वापस आया रहता है, तब उसका मर्डर हो जाता है कैथेड्रल में जो कैंटरबरी में है। द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल ओपन्स इन द, कहाँ पे इसकी शुरुआत होती है इस प्ले की? तो आर्क बिशप हॉल से, जो आर्क बिशप का हॉल है तो वहां से इस प्ले की स्टार्टिंग होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा था द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटन बाय इलियट फॉर, किसके लिए लिखा गया था? तो जो कैंटरबरी में द कैंटरबरी फेस्टिवल जो हो रहा था उसके उपलक्ष्य में इसको लिखा गया था। 13th का आंसर हो जाएगा आपका सी, केंट्स कैंटरबरी फेस्टिवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ह्यूब्रिस? ह्यूब्रिस क्या होता है स्टूडेंट? ह्यूब्रिस वही होता है कि ओवर प्राइड के नाते कोई व्यक्ति अपना ही नुकसान कर ले, और खास करके वो डेथ को ले जाता है। तो इसमें ह्यूब्रिस कहाँ पे है? ह्यूब्रिस में डेथ किसकी होती है? मैकबेथ, क्योंकि यही ओवर एम्बिशियस रहता है। मैकबेथ ही क्या रहता है? ओवर एम्बिशियस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया था। यूफोनी इज यूजली अचीव बाय द यूज ऑफ, देखिए कैकोफोनी का जस्ट अपोजिट होता है। यूफोनी ये प्लीजेंट साउंड होता है, वॉबल के थ्रू आता है, तो ये प्लीजेंट साउंड होगा किसके थ्रू आता है? वॉबल के थ्रू आता है, और जस्ट ये कैकोफोनी का अपोजिट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट आया हुआ है कि अ वाइन डार्क सी इज एग्जांपल ऑफ, स्टूडेंट तो कह रहा है वाइन डार्क सी, ठीक है, तो वाइन को कंपेयर कर दे रहा है डार्क, वाइन डार्क सी, ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट, तो ये होमर की इलियड में इस चीज का इस्तेमाल किया गया, और मुझे लग रहा था ये इपिथेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इपिथेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था, कॉन्फ्लिक्ट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इन वैल्यूज स्ट्रगल बिटवीन डैश एंड डैश। तो ठीक है, तो किसके किसके बीच होता है? तो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा टू अपोजिट फोर्स के बीच स्ट्रगल होता है। किसके? तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो टू अपोजिट फोर्स, तो यहाँ पे एक टू अपोजिट फोर्स कौन है? प्रोटोगेनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जो एक अच्छा काम कर रहा है प्रोटोगेनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट जो मतलब ठीक प्रोटोगेनिस्ट के अपोजिट काम करता है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर ऑल माय सन प्रोड्यूस्ड, ऑल माय सन किस ईयर में प्रोड्यूस्ड हुआ था? ठीक है, तो स्टूडेंट जो ऑल माय सन है वो आप, जो ऑल माय सन है आपका, ये प्रोड्यूस हुआ स्टूडेंट 1947 में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 1947। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हु डायरेक्टेड द प्ले ऑल माय सन्स? ये स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन वीडियो से आए हुए, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार बोलना, ये सारे क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तो जरूर ही आए हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि हु डायरेक्टेड द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल माय सन्स? तो स्टूडेंट फर्स्ट डायरेक्शन किया था, ये क्वेश्चन तो मैंने सीधे बताया था कि इलिया कैजन ने किया था, कि इलिया कैजन। ठीक है, इलिया कैजन इज द राइट आंसर, हु डायरेक्टेड द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल माय सन्स, और ये मैंने बताया भी था वीडियो में। ठीक है, व्हाट वाज द आर्थर मिलर रिलीजियस बैकग्राउंड? तो उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या? आर्थर म्यूलर को बता दो स्टूडेंट, ये ज्यूइश थे। ठीक है, ही वाज अ ज्यूइश मैन, तो राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा था, ऑल माय सन व्हाट इज जिम बेलिस प्रोफेशन? ये भी क्वेश्चन वीडियो से आया हुआ था, और ये जिम बेलिस का प्रोड्यूसर क्या है कि वो डॉक्टर है और वो मेडिसिन के प्रैक्टिस करता है। ये क्वेश्चन एकदम मैंने अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी आपको दिया था, जिसका मैंने सोल्यूशन भी कराया। ऑल माय सन इन विच ईयर, इन विच मंथ वाज लैरी केलर बॉर्न? किस में बॉर्न हुआ था? तो अगस्त, उसका बर्थ मंथ है अगस्त। लैरी का जो, लैरी जो है जो बर्थ मंथ है वो अगस्त, और मिसिंग मंथ नवंबर 25। कह रहा हाउ मेनी P40 जो है क्रैश द पार्ट्स फ्रॉम द केलर फैक्ट्री? केलर के जो फैक्ट्री से पार्ट्स दिए जाते हैं, यानी डिफेक्टिव सिलेंडर, या पार्ट्स क्या है? डिफेक्टिव सिलेंडर की वजह से कितने P40 क्रैश करते हैं? तो इसका राइट आंसर है 21, 21 हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी। अकॉर्डिंग टू द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल हु वाज द किंग ऑफ द इंग्लैंड? थॉमस बेकेट के टाइम में, जब थॉमस बेकेट का मर्डर होता है, जो ट्रू इवेंट है जिसपे इलियट ने बाद में अपना वर्स प्ले लिखा है, तो किसका वो किंग रहता है? आर्क, वो आर्क बिशप रहता है, और किंग रहता है हेनरी सेकंड। ये क्वेश्चन भी मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया था स्टूडेंट्स। ठीक है, आप खुद भी बताइएगा कमेंट करके कि आया था कि नहीं आया था, और आपने कैसा पेपर किया है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ कहूँगा आपको मेरा लेक्चर स्टूडेंट्स पसंद आ रहा है, मेरे एफर्ट्स की आप प्रशंसा करते हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अगला क्वेश्चन क्या करा था कि इन मर्डर का व्हाट पोजीशन डज थॉमस बेकेट होल्ड एट द टाइम ऑफ हिज मर्डर? तो किस पोजीशन पे था जब मर्डर हुआ आर्क बिशप का, तो किस पोजीशन पे था? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, और आपको बताया था कि आर्क बिशप के पोस्ट पे था। जो आर्क बिशप था बेकेट, वो आर्क बिशप के पोस्ट पे था, और इससे पहले वो चांसलर रह चुका था। तो ये इसकी प्रीवियस पोस्ट हो गई, ये पहले ये रहता है, लेकिन अभी क्या रहता है? तो करंट टाइम में पूछा था तो आर्क बिशप रहता है, और पहले चांसलर रह चुका होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, इन विच ईयर मर्डर इन द कैथेड्रल वाज फर्स्ट परफॉर्म? तो स्टूडेंट्स जो मर्डर इन द कैथेड्रल है वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म की गई 1935 में। राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, 1935 स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए थे, ये क्वेश्चन भी उसी में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया था? अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि हु स्पीक द फॉलोइंग इन द मर्डर इन द कैथेड्रल? मर्डर इन द कैथेड्रल में लाइन कौन बोलता है? लाइन है, दे नो and do not know and what is act or suffer, they know and do not know, the acting is suffering and suffering is action।
तो ये किसकी लाइन है? ये मर्डर इन द कैथेड्रल में थॉमस बेकेट की लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल में थॉमस बेकेट की लाइन है। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया था। चलिए, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन मर्डर इन द कैथेड्रल, अ मार्टिरडम इज ऑलवेज द डिजाइन ऑफ गॉड। तो जब मार्टिरडम की बात कर रहे हैं और वो कह रहा है कि डिजाइन ऑफ द गॉड है, तो ये भी थॉमस बेकेट का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो आपका 28 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन, व्हेन डज द मर्डर इन द कैथेड्रल ओपन, स्टोरी कब ओपन होती है? ये नहीं बता रहा कि कब छप हुआ था। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया था, मैंने आपको स्टार्टिंग डेट भी बताया था और एंडिंग डेट भी बताया था। तो स्टोरी ओपन होती है 2 दिसंबर 1170 से, ठीक है, दिसंबर 2 1170। अगला 30 नंबर क्वेश्चन था, इन मर्डर इन द कैथेड्रल वेयर डज द बेकेट डिलीवर अ सरमन ऑन द क्रिसमस डे। कहाँ पे वो अपना वो जो स्पीच देता है सरमन, तो वो जो है ज्ञान वाला जो मैसेज है वो कहाँ देता है? तो इसको, तो ये कैंटरबरी कैथेड्रल में देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैंटरबरी कैथेड्रल, ठीक है। 30 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि द हैरी अप टू विच एनिमल डज मिल्ड्रेड कंपेयर हरसेल्फ। स्टूडेंट ये बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि अपने को किससे कंपेयर की थी। इसमें मैंने बताया था कि उसने उसको यंग को क्या कहा था, तो ये खुद को कंपेयर करती है किससे? लेपर्ड से। ये जो लेडी कैरेक्टर है मिल्ड्रेड, वो किससे कंपेयर करती है? लेपर्ड से खुद को कंपेयर करती है। था इन द हैरी एप व्हाट इज यंग का रियल नेम, यंग का रियल नेम क्या रहता है? तो स्टूडेंट इसका नाम रहता है बॉब स्मिथ। राइट आंसर था बॉब स्मिथ, ठीक है, बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था? अगला क्वेश्चन आया था, इन द हैरी एप व्हाट डज यंग एडमायर अबाउट द एप। वो क्या एप के बारे में एडमायर करता है? तो वो जब एप को देखने जाता है तो वो उसकी बहुत उसका फैन हो जाता है, उसका बहुत प्रशंसा करता है, क्योंकि वो कहता है मेरे भी बाजू स्ट्रांग है और ये एप बिल्कुल मेरे जैसा है और ये भी बहुत स्ट्रांग है। इन द हैरी एप पैडी वॉस, तो पैडी क्या रहता है? आयरिश मैन रहता है स्टूडेंट। पैडी क्या रहता है? आयरिश मैन रहता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आया था, अ लिटरेरी डिवाइस वेयर इन द ऑथर स्टेप्स अवे फ्रॉम द टेक्स्ट एंड स्पीक आउट डायरेक्टली टू द रीडर इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि जब वो डायरेक्टली आके बात करता है तो रीडर से, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑथोरियल इंट्रूशन। ये राइट आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि द प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिंग वर्ड्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स विद द सिमिलर साउंड वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट अनकनेक्टेड मीनिंग इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि प्रैक्टिस ऑफ मिस यूजिंग वर्ड, तो मिस यूजिंग वर्ड का स्टूडेंट्स हो जाता है मैलाप्रोपोजम। जब मिस यूज किया जाता है एक वर्ड की जगह पे, जो कहते हैं कि सिमिलर साउंड की वजह से, तो वो मैलाप्रोपोजम में आता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन द लिटरेचर द फैक्ट समबडी बीइंग टू प्राउड इज कॉल्ड। जो टू प्राउड होता है उसको ह्यूब्रिस कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। और इसका एग्जांपल मैकबेथ था, मैंने पहले ही बताया है कि जब बहुत ज्यादा प्राउडी हो जाता है करेक्टर, तो ह्यूब्रिस होता है वहां पे। कह रहा है, इन द ड्रामा द प्रिंसिपल एनिमी ऑफ द प्रोटोगनिस्ट हु ब्रिंग अबाउट द डाउनफॉल इज कॉल्ड। तो ड्रामा में क्या कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है, जो उसके डाउनफॉल को कर रहा है, कि प्रिंसिपल एनिमी ऑफ द प्रोटोगनिस्ट हु ब्रिंग्स अबाउट हिज डाउनफॉल इज कॉल्ड नेमेसिस, कैथारसिस, सिंथेसिस, पैराफ्रेसिस। तो कैथारसिस इज अ परगेशन ऑफ इमोशन जो ब्रॉड पिटी एंड फियर, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है इन ड्रामा द प्रिंसिपल एनिमी ऑफ द प्रोटोगनिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो कैथारसिस है वो एलिमेंट है। जो कैथारसिस है स्टूडेंट वो क्या है? एलिमेंट है। और जो ये नेमेसिस है स्टूडेंट, जो इसका ऑप्शन बी है कैथारसिस, वो परगेशन ऑफ इमोशन होता है और कैथारसिस पीटी और फियर को बर्थ देता है। लेकिन जो नेमेसिस है, ये जो टर्म हमारा है नेमेसिस, इसका जो राइट आंसर है नेमेसिस, ये है जो प्रोटोगनिस्ट का ठीक अपोजिट होता है। और मतलब उसके हर चीज में उसका एकदम क्या कहते हैं, कट्टर शत्रु हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग राइवल होता है, ठीक है, राइवल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, पॉडकास्ट इन एग्जांपल ऑफ। तो स्टूडेंट पॉडकास्ट जो है वो फॉर्मेटिव का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन को हमने कवर किया है और आपके लिए बहुत ही फॉर्मेटिव में होता है जब दो चीजें मिला के, जैसे फॉग होता है, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं कि कैसे फॉर्मेटिव है ये। तो ये जैसे ब्रॉडकास्ट और ये जो दो वर्ड्स को मिला के ये जो बन जाता है फॉर्मेटिव। तो ये जो फॉर्मेटिव वर्ड है, ये जो पॉडकास्ट है वो जो आईपॉड का पीओडी आ गया है और ब्रॉडकास्ट का सीएएसटी। तो ब्रॉडकास्ट का सीएटी और पॉड का पॉड, तो इसको पॉडकास्ट ये बनता है। तो फॉर्मेटिव ऐसे ही वर्ड होते हैं जो दो वर्ड से मिलकर एक नया वर्ड बोलते हैं, जैसे फॉग और स्मोक मिलकर बनता है स्मॉग। इसका राइट भूलिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं, तो आपकी तरफ से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन द मर्डर इन द कैथेड्रल। लाइन क्या है? रियल पावर इज परचेज्ड एट प्राइस ऑफ सर्टेन सबमिशन, योर स्पिरिचुअल पावर इज अर्थली प्रिडिशन। तो अर्थली पावर जो मतलब ये लाइन कर रहा है कि जो आपकी स्पिरिचुअल पावर है वो अर्थली प्रिडिशन है, यानी अर्थली है, ठीक है। तो रियल पावर के बारे में जो ये बात हो रहा है कि मतलब कह रहा है कि जो रियल पावर होती है वो कुछ पैसे अदा करके खरीदी जाती है, उसको कुछ उसके लिए कुछ चुकाना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। और जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है ये तो धरती के लिए है बस, और ये मतलब किसी और चीज़ों के पे काम नहीं, यानी ये अर्थली चीज़ है, यानी ये दूर तक नहीं जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट ये लाइन
जो है मर्डर इन द कैथेड्रल में सेकेंड टेम्पटर, जो बेकेट के पास जो टेम्पटर आते हैं ना, उसमें से सेकेंड टेम्पटर ये बात कहता है पार्ट 1, ये बात वो कहता है पार्ट फर्स्ट के सेक्शन सेकंड में, पार्ट फर्स्ट सेक्शन 2 में वो बात करता है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। मर्डर इन द कैथेड्रल की बात कर लें, कुछ छोटी छोटी बातें अब इस ड्रामा से ही स्टार्ट कर देता हूं। यह ड्रामा फर्स्ट परफॉर्म किया गया 1935 में, पहली बार परफॉर्म या पब्लिश किया गया 1935 में, और इस ड्रामा को पहली बार स्टेज किया गया, यानी परफॉर्मेंस इसकी दी गई कैंटरबरी चैप्टर हाउस में, इन चैप्टर हाउस ऑफ कैंटरबरी कैथेड्रल। तो चैप्टर हाउस जगह है कैंटरबरी कैथेड्रल का, एक ऑडिटोरियम टाइप का होगा, तो वहां पे कैंटरबरी कैथेड्रल के चैप्टर हाउस में इसको 1935 में पहली बार परफॉर्मेंस इसकी दी गई। तो याद रखिएगा कैंटरबरी कैथेड्रल में ही, जहां पे इसकी सेटिंग है। ठीक है, और 1935 में दी गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ड्रामा जो है 2 दिसंबर 1170 से 29 दिसंबर 1170 का टाइम पीरियड कवर करता है, जिस समय राजा जो वहां का जो किंग रहता है वो आपका हेनरी सेकेंड रहता है। ठीक है, तो हेनरी सेकेंड उस समय का किंग रहता है। चलिए आगे और बातें करूंगा तो उसको आप नोट करते चलिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग टेम्पटर सजेस्ट बेकेट शुड सीक बिकम अ मार्टियर। तो कह रहा है कि कौन सा टेम्पटर कहता है कि बेकेट शुड सीक टू बिकम अ मार्टियर, यानी बेकेट को मार्टियर हो जाना चाहिए, शहीद हो जाना चाहिए, और मतलब नेक काम के लिए अपनी कुर्बानी देनी चाहिए। कौन सा टेम्पटर कहता है? तो वो मार्टियर, ये बातें बेकेट को टेम्पटर कहता है फोर्थ टेम्पटर। कौन कहता है? फोर्थ टेम्प्ट जो होता है, टेम्प्ट मतलब लालच देने वाला, तो फोर्थ टेम्पटर ये बातें जो है बेकेट से कहता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ टेम्पटर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन द मर्डर इन द कैथेड्रल। मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा में फॉलोइंग लाइन्स कौन बोल रहा है? अब वो लाइन देख लेते हैं क्या है। वो लाइन है स्टूडेंट, द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट रीजन टू डू राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। ठीक है, तो लास्ट टेम्पटेशन जो कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट रीजन है, कह रहा है कि राइट डीड करना चाहिए रॉन्ग रीजन के लिए, गलत कामों के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए। टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन, ये सबसे बड़ा ट्रेजन होता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 सेक्शन 5 में ये डायलॉग बोलता है। ठीक है, पार्ट 1 सेक्शन 5 में ये डायलॉग बोलते हैं, और ये कौन बोलता है? थॉमस बेकेट। थॉमस बेकेट जो आर्क बिशप है कैंटरबरी के, ये क्या है? इनका पोस्ट है आर्क बिशप है वर्तमान में कैंटरबरी के, और हेनरी 2 के रेन में, हेनरी 2 इस समय किंग है, और 1170 का टाइम पीरियड है। ठीक है, दिसंबर 1170 का टाइम पीरियड है, तो थॉमस बेकेट ये लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 सेक्शन 5, ये भी नोट कर लीजिएगा कहां पे है, तो पार्ट 1 सेक्शन 5 में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि हम अपना एक लिटरेचर से डेडिकेटेड चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बस लिटरेचर के कंटेंट करेंगे। तो इंग्लिश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या और भी सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट हैं जिनको लिटरेचर पसंद है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, तो लिटरेचर से रिलेटेड एक हम अपना चैनल स्टार्ट करें, जिसमें सारा टेक्स्ट आपका डिटेल में कवर करेंगे। उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, तो स्टूडेंट हमारे इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम उस पर जल्दी से नए कंटेंट आपके लिए लेके आना शुरू हो जाए। तो आपके सपोर्ट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना सपोर्ट हमारे उस चैनल को दोगे, तो हम लिटरेचर से रिलेटेड सारे कंटेंट उस पे लेके आने की कोशिश करेंगे, और डिटेल में सारे चैप्टर्स को, सारे टेक्स्ट को जो आपके कोर्स में होते हैं उनको कवर करेंगे। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिट फेस्ट नाम से वो चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने उसको नया क्रिएट ही किया है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? व्हेन डज द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल ओपन। तो मर्डर इन द कैथेड्रल प्ले कब ओपन होता है? ठीक है, तो ये ओपन होता है स्टूडेंट, मैंने पहले बताया कि ये जो टाइम पीरियड कवर करता है स्टूडेंट, ये टाइम पीरियड कवर करता है दिसंबर 2 1170। ये टाइम पीरियड है 1170, दिसंबर 2। आपको वाटर मार्क के हो सकता है वजह से दिख ना रहा हो स्टूडेंट्स हमारे पेपर के स्क्रीनशॉट खींच के वीडियोस की जा रही थी, इसलिए हमें वाटर मार्क लगाना पड़ रहा है अपने पीडीएफ में। ठीक है, तो 1170 दिसंबर 2 1170 से ये ड्रामा ओपन होता है और खत्म होता है 29 दिसंबर पे। ये भी नोट कर लीजिएगा कि एंडिंग कब हुई है, तो 29 दिसंबर 1170 में इसकी एंडिंग हुई है। ठीक है, तो ये ड्रामा ओपन होता है 2 दिसंबर 1170 से और खत्म होता है 29 दिसंबर 1170 में, इसको याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन, तो स्टूडेंट ये टीएस इलियट का एक वर्स ड्रामा है। ठीक है, ये पोएटिक ड्रामा है टीएस इलियट का, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, पोएटिक ड्रामा है, फ्री वर्स में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल ओपन, व्हेन डज द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल ओपन।
तो ये क्वेश्चन तो मैंने अभी करा दिया, सॉरी बताया अभी आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डज आर्थर मिलर एक्सप्लोर इन ऑल माय सन्स। तो आर्थर मिलर का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आर्थर मिलर स्टूडेंट बहुत बड़े राइटर भी माने जाते हैं और ये अमेरिकन राइटर है आर्थर मिलर। इनको पुलिट्जर प्राइज मिला 1949 में। पुलिट्जर प्राइज इनको कब मिला है, पहले याद रख लीजिएगा, पूछा जाएगा कि पुलिट्जर प्राइज कब मिला है। तो पुलिट्जर मिला इनको 1949 में, इंडियन इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद, ठीक है। और ये प्ले जो ऑल माय सन्स है ये 1947 में आ रहा है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ऑल माय सन्स कब आ रहा है, 1947 में आ रहा है, ठीक है। आर्थर मिलर का एक और प्ले बहुत पॉपुलर है, उसका नाम है डेथ ऑफ सेल्समैन, ठीक है। डेथ ऑफ सेल्समैन है, क्रूसिबल है, अ रिवर फ्रॉम अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज है, ठीक है। तो ये इनके इंपॉर्टेंट प्ले हैं। अब यहां बात कर लेते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। तो आर्थर मिलर जो है वो क्या एक्सप्लोर करते हैं, यानी क्या दिखाना चाहते हैं ऑल माय सन्स में। तो कह रहा है इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन द फैमिली, ये ऑप्शन ठीक है। दूसरा कह रहा है कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम ऑफ वंस एक्शन एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिखाता है कि जब हम कोई एक काम करते हैं तो कोई भी हम कर्म करते हैं या काम करते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं, ठीक है। तो हमारे काम और हमारी नैतिक जिम्मेदारियां क्या हैं। द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन ड्रीम एक कॉन्सेप्ट है जो जब प्ले लिखा गया था तो उस समय अमेरिकन ड्रीम जो होता है, यानी अमेरिकन ड्रीम हमेशा अच्छी चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें हमेशा राइट चीज करनी चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। ये सारी बातें अमेरिकन ड्रीम कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। तो ये इन तीनों को दिखाता है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, इन द हेरी एप व्हाट डज यंग फेल टू फाइंड थ्रू आउट द प्ले लीडिंग टू हिज ट्रेजिक एंड। यानी हेरी एप जो हमारा वर्क है, अब ये यूजीन ओनील का है, आर्थर मिलर का ऑल माय सन्स है, 1947 में पब्लिश हुआ, ठीक है। 49 में पुलित्जर मिला। अब जब हेरी एप की बात कर रहा है तो स्टूडेंट हेरी एप जो वर्क है वो यूजीन ओनील का एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है। कैसा ड्रामा है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है। इसमें 1922 में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1922 के अराउंड आया और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा इसमें 8 सीन है। कितने सीन है, तो याद रखिएगा 8 सीन है इस ड्रामा में। 1922 में आया, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, ठीक है। अमेरिकन राइटर यूजीन ओनील का है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है व्हाई व्हाट डज यंग फेल टू फाइंड थ्रू आउट द प्ले लीडिंग टू हिज ट्रेजिक एंड। तो क्या उसको नहीं प्राप्त हो पाता है, फेल टू फाइंड मतलब क्या वो पाने में असमर्थ रहता है। वो कह रहा है फेल टू फाइंड थ्रू आउट द प्ले, तो वो क्या पाने में असमर्थ रहता है स्टूडेंट, तो वो सेंस ऑफ बिलोंगनेस, यानी लोग उसको अपना समझे, लोगों से अपनत्व की भावना, अपनेपन की भावना वो पाने में पूरे प्ले में असफल रहता है, ठीक है। तो रोमांटिक पार्टनर, हाई पेइंग जॉब और ट्रीजर, ये तीनों ऐसा कुछ नहीं, खजाना वजाना कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, द हेरी एप व्हाट इज यॉन्ग्स रियल नेम। यॉन्ग का रियल नेम क्या है स्टूडेंट, तो यॉन्ग का रियल नेम है स्टूडेंट बॉब स्मिथ। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बॉब स्मिथ उसका रियल नेम है, ठीक है। और इसका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका जन्म कहां हुआ रहता है, न्यूयॉर्क में हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, और ये ब्लैक पर्सन है जिसको सेंस ऑफ बिलोंगनेस की जरूरत पूरे में वो रहती है, वो किसी से अपनापन नहीं पाता है, खास करके रिच क्लास से तो बिल्कुल नहीं। Which of the following is the major theme in the Murder in the Cathedral? Murder in the Cathedral ड्रामा का मेजर थीम क्या है, तो स्टूडेंट जब मेजर थीम की बात करेंगे तो कह रहा है फ्रेंडशिप, मार्टिडम, टाइम और किंगशिप। तो स्टूडेंट मार्टिडम, ठीक है। मार्टिडम जो है इस प्ले का मेजर थीम है मर्डर इन द कैथेड्रल का, टीएस इलियट का। इनको स्टूडेंट अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो टीएस इलियट को नोट कर लीजिएगा, 1948 में, 1948 में इनको नोबेल मिला था, ठीक है। आजादी के, भारत की आजादी के 1 साल बाद इन्होंने नोबेल प्राइज पाया था, पोएट्री के लिए पाया था, ये भी याद रखिएगा। और टीएस इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट, ये भी याद रख लीजिएगा। इन मर्डर इन द कैथेड्रल व्हाट इज थॉमस मेन फ्लॉ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है थॉमस का मेन फ्लॉ क्या है, यानी फ्लॉ, FLAW फ्लॉ मतलब कमी। तो वो कह रहा है क्रूएल्टी, प्राइड, ग्रीड, एम्बिशन। तो स्टूडेंट प्राइड मतलब घमंड और गर्व दोनों चीज होती है, ठीक है। और प्राइड इसलिए है कि उसको अनवेवरिंग फेथफुलनेस रहता है चर्च की तरफ, यानी ही हैज अनवेवरिंग फेथफुलनेस टुवर्ड्स द चर्च, कि चर्च में उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, चर्च में उसको इतना ज्यादा मतलब कि चर्च में उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, इस बात का उसको प्राइड रहता है। और चर्च के लिए वो क्या रहता है, चर्च जाने से वो डरता बिल्कुल नहीं है, तो प्राइड है, ठीक है, प्राइड। स्टूडेंट हमने मॉडल पेपर भी इंग्लिश 202 का अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, एक और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया है। तो अगर आपका ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा पेपर 2 है तो आप जाके वो हमारा वीडियोस दोनों देख सकते हैं, या BA 3rd सेमेस्टर इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। और स्टूडेंट अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपके लिए एक महामैराथन लेक्चर रेडी कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट which of the following contributed to King Henry to abject feeling
टुवर्ड बेकेट्स मर्डर इन द कैथेड्रल। ठीक है, तो मर्डर इन द कैथेड्रल में क्या ऐसा होता है, एब्जेक्ट फीलिंग मतलब होता है कि घृणा वाली भावना, गलत फीलिंग जो है राजा हेनरी टू, देखिए यहाँ किंग का नाम दे दिया है, अगर आप ध्यान से देख लें, हटा देता हूं, तो यहाँ देखिए आपको किंग का नाम हाईलाइट कर दिया है, तो जो अगर कहीं पूछा जाए तो किंग कौन था, हेनरी टू था। एब्जेक्ट फीलिंग की जब बात कर रहा है, ए बी ऑब्जेक्ट नहीं, एब्जेक्ट फीलिंग, यानी गलत भावना, उसके घृणा वाली भावना उसके अंदर क्यों आ गई, जो है थॉमस बेकेट की तरफ, क्योंकि थॉमस बेकेट एक तरह से फ्रेंड भी था और इनका पहले चांसलर भी रहा था। तो वो क्यों आती है, तो क्यों आती है, क्योंकि जब इसको हेनरी का अपॉइंटमेंट आज हो जाता है, हेनरी अपॉइंटमेंट एज टुवर्ड्स द आर्क बिशप ऑफ द कैंटरबरी। ठीक है, तो चांसलर तो पहले रहता, तब घृणा की भावना नहीं रहती है, लेकिन जब आर्क बिशप बन जाता है तो घृणा की भावना धीरे धीरे डेवलप करती है, और यहां पे भी नहीं करती। आर्क बिशप एग्जैक्टली बन जाता है तब नहीं होती है, एग्जैक्टली बात करें तो यहां के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर यही होगा। लेकिन जब वो आर्क बिशप बनने के बाद ना, जब उसकी लॉयल्टी, जो हमारा थॉमस ए बेकेट है, इनकी लॉयल्टी शिफ्ट हो जाती है क्राउन से चर्च की तरफ। अब ये चर्च के लिए वफादार हो जाते हैं, अब राजा के वफादार नहीं रहते हैं, और राजा सोचता है कि ये मेरे लिए काम करेंगी, तो वो राजा जो है वो इनसे घृणा करने लगता है, क्योंकि वो उसकी बात अब नहीं सुनते हैं। अब चर्च उनका मोरल ड्यूटी बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसा ही पंच परमेश्वर हिंदी कहानी में भी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि कैसे जब पंच परमेश्वर वो बन जाता है, तो मतलब बन जाता है, तो कैसे वो सच्चाई की बात करने लगता है। ठीक वही हाल यहाँ बेकेट के साथ होता है, जब वो चर्च का आर्क बिशप बनता है, तो वो चर्च के अधिकारों की, चर्च की अच्छाई, चर्च के पावर की बात करता है, ना कि राजा की तरफ उसका कोई लगाव नहीं रह जाता है। वो बोलता है कि मैं चर्च की वफादारी करूंगा। द प्ले हेरी ऐप कंसिस्ट हाउ मेनी सीन, ये मैंने अभी पहले बताया कि टोटल 8 सीन है, ड्रामा जो है इसमें टोटल 8 सीन है, इसको आप याद रखिएगा। इन विच ईयर, स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट भी करिएगा, हमें कमेंट करने के लिए कोई मनाही नहीं, अच्छे कमेंट्स करिए, क्वेश्चन डाउट हो तो पूछिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बता के, अपना इंट्रोडक्शन देके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन विच ईयर मर्डर इन द कैथेड्रल फर्स्ट परफॉर्म, मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा पहली बार स्टेज कब किया गया, पहली बार कब परफॉर्म किया गया, तो स्टूडेंट मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा जो फर्स्ट टाइम स्टेज किया गया वो 1935 में किया गया, 1935 में किया गया। ठीक है, 1935, ऑप्शन डी जो दिख रहा है वही आपका राइट ऑप्शन है, 1935 में इसको पहली बार स्टेज किया गया, परफॉर्म किया गया, और बताया भी था मैंने कहां परफॉर्म किया गया था, तो इसको कैंटरबरी जो इसको चैप्टर हाउस, एग्जैक्ट जगह है चैप्टर हाउस, अगर पूछ लेता क्या पता कुछ भी पूछे, तो चैप्टर हाउस। ठीक है, ठीक है, चैप्टर हाउस क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर हाउस और कैंटरबरी कैथेड्रल, चैप्टर हाउस ऑफ कैंटरबरी कैथेड्रल में इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया, और ईयर था आपका 1935, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट पोजीशन डज थॉमस बेकेट होल्ड एट द टाइम ऑफ हिज मर्डर, तो मर्डर के समय इसका क्या पोजीशन रहता है, तो स्टूडेंट मर्डर के समय आर्क बिशप, ARCH, आर्क बिशप रहता है। ठीक है, आर्क बिशप यानी मेन बिशप रहता है चर्च का। ठीक है, तो ये आर्क बिशप का पोस्ट रहता है जब मर्डर होता है, और मर्डर से पहले क्या रहता है स्टूडेंट, वो चांसलर रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर इन ऑल माई सन्स, तो ऑल माई सन्स में इसमें से कौन एक करेक्टर नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपने अच्छे से ड्रामा पढ़ा होगा ऑल माई सन्स, तो इसमें क्रिस केलर, जो केलर, ठीक है, क्रिस केलर, जो केलर, केट केलर उसकी माँ है, मिल्डर्ड डगलस जो है स्टूडेंट, मिल्डर्ड डगलस जो है इसमें करेक्टर नहीं है, मिल्डर्ड डगलस इसमें करेक्टर नहीं। मिल्डर्ड डगलस किसमें है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये आपके ही प्ले में है। ठीक है, चलिए मैं ही आपको बता देता हूं, यह हेरी एप में जो स्टील टाइकून है उसकी डॉटर है। ठीक है, मिल्डर्ड डगलस। ओके, तो ये हेरी एप में है। अगला क्वेश्चन, इन मर्डर इन द कैथेड्रल विच टू फिलॉसफी दैट बेकेट जक्सटापोजेस इन द टर्म ऑफ कोरस, तो कोरस कौन सी दो फिलॉसफी की बात करते हैं, जो है जक्सटापोजेस करते हैं प्ले में। ठीक है, तो कोरस जो है, कोरस कौन है, वुमेन कोरस है। ठीक है, और ये किसकी बात करती है स्टूडेंट, तो वुमेन कोरस है, ये एक्टिंग एंड सफरिंग, दो चीजों की तरफ इनका जो है जोर रहता है, एक्टिंग एंड सफरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एक्टिंग एंड सफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मर्डर इन द कैथेड्रल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावरफुल क्लास इन इंग्लिश पॉलिटिक्स, तो मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा में कौन सा एक पावरफुल क्लास नहीं था, तो देखते हैं, बिशप ये तो था, बैरन्स था, कोटियर्स भी थे, बिजनेसमैन क्लास का उदय ही नहीं हुआ था, यानी वो क्लास अभी इमर्ज नहीं हुआ था एट दैट टाइम जब ड्रामा की सेटिंग की गई। जब इलियट लिख रहे हैं तब तक तो आ गए हैं, लेकिन ड्रामा हमको 1170 का पीरियड दिखा रहा है। ठीक है,
तो उस समय बिजनेसमैन क्लास जैसा कोई क्लास इंग्लैंड में नहीं था, इंग्लिश में नहीं था। इन विच ईयर ऑल माई सन फर्स्ट प्रोड्यूस, तो स्टूडेंट इंडियन इंडिपेंडेंस डे ईयर याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा याद हो जाएगा, और इसके 2 साल जो है आपको इनको अवार्ड भी मिल जाएगा नोबल का, तो इलियट को, तो वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 49 के अराउंड, अगर मुझे गलत नहीं, 48 में, एक साल बाद, सॉरी, इलियट को नोबेल प्राइज इनके जस्ट एक साल बाद मिल जाएगा 48 में। और ये जो ड्रामा है ऑल माय सन्स, ये पब्लिश हुआ 1947 में, ठीक है। और स्टूडेंट जो ये प्रोड्यूस हुआ 29 जनवरी से 8 नवंबर 1947 तक इसको डायरेक्ट लगातार दिखाया गया, जैसे सिनेमा हॉल में चलती है ना, तो 29 जनवरी से 8 नवंबर 1947 तक इसके 328 परफॉर्मेंस हुए, 328 परफॉर्मेंस हुए 29 जनवरी 1947 से नवंबर 8 1947 तक। और फर्स्ट टाइम कहां परफॉर्म किया गया, तो स्टूडेंट लिखेगा कॉर्नेल थिएटर न्यूयॉर्क, कॉर्नेल थिएटर न्यूयॉर्क, CORNO, कोरोनेल, CORONEL, कोरोनेल थिएटर न्यूयॉर्क में इसको दिखाया गया, 328 परफॉर्मेंस की गई। हाउ इज एन डीवर रिलेटेड टू जॉर्ज डीवर इन ऑल माई सन्स, तो एन डीवर कौन है, जॉर्ज डीवर के रिलेशन में बताना है। तो स्टूडेंट जो स्टीव डीवर है वो एन डीवर का फादर है और जॉर्ज डीवर का फादर है, और एन डीवर और जॉर्ज डीवर ब्रदर एंड सिस्टर है, ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो सी इज सिस्टर, एन क्या है, जॉर्ज की, एन जो है वो जॉर्ज की सिस्टर है, ठीक है, एन जो है जॉर्ज की सिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल माई सन व्हाट इज रिवील्ड इन लैरी लेटर टू एन, तो जो हमारा प्ले है ऑल माई सन्स में, लैरी के लेटर से एन को क्या पता चलता है। तो स्टूडेंट्स लैरी के लेटर से एन को पता चलता है कि दैट ही नोज अबाउट हिज फादर क्राइम एंड कैन नॉट लिव विथ इट, ठीक है। तो वो उसको लैरी का जो लेटर एन को पहले आ गया रहता है, जिसके बारे में हमको ड्रामा में थोड़ा रुक के पता चलता है, तो उसमें जो लैरी है, जो क्रिस जो किलर का बड़ा बेटा है, वो कन्फेस करता है कि उसको अपने पिता के कृत्यों के बारे में सब पता है, ठीक है, उसके पिता की क्राइम पता है, और वो उसको जानने के बाद अब जिंदा नहीं रहना चाहता है, और वो बताता है कि वो एक बार लास्ट जर्नी पे जाएगा, ऐसी बातें वो अपने लेटर में मेंशन करता है। तो वो बता देता है, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बताता कि क्या क्राइम है, लेकिन वो लेटर में बताता है कि मुझे अपने पापा के जो क्राइम है उसके बारे में पूरा पता चल गया है। इन मर्डर इन द कैथेड्रल व्हाट मेडिवल इमेज सजेस्ट पेशेंस, पेशेंस को कौन सा इमेज के थ्रू दिखाया गया है। तो स्टूडेंट पेशेंस को व्हील के थ्रू दिखाया गया, व्हील नाम का सिंबल दिखाया गया है जो पेशेंस को दिखाता है, टाइम को भी दिखाता है, ठीक है। तो व्हील जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे पेशेंस को दिखाया गया है मर्डर इन द कैथेड्रल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑल माई सन हु इज इम्प्रिजन्ड फॉर शिपिंग फॉल्टी एयरक्राफ्ट पार्ट, तो फॉल्टी एयरक्राफ्ट पार्ट भेजने के लिए पूछ रहा है, फॉल्टी एयरक्राफ्ट पार्ट किसने भेजा, शिप किया। तो स्टूडेंट इसका जो उसके लिए जो है जेल में कौन है, भेजा कौन नहीं, जेल में कौन है। तो स्टूडेंट जेल में जाता है स्टीव डीवर, जो एन डीवर का पिता है और जो है जो किलर का फ्रेंड भी रहता है, बिजनेस पार्टनर रहता है। तो स्टीव डीवर को जेल हो जाती है, जबकि भेजा रहता है जो किलर। और ये सारा जो उस दिन ऑफिस नहीं गया रहता, फोन से सारी परमिशन जो है जो किलर देता है और फंसा देता है स्टीव डीवर को। हाउ इज मिल्डर्ड रिलेटेड टू शिप ओनर इन द हेरी एप, तो शिप ओनर से मिल्डर्ड कैसे कनेक्टेड है। तो मैंने बताया था मिल्डर्ड डगलस जो है वो डॉटर है, सी इज डॉटर ऑफ स्टील, जो नेजरेथ स्टील है, नेजरेथ स्टील जो कंपनी है उसके प्रेसिडेंट की डॉटर है, ठीक है। तो सी इज, और ये फिल्थी बिस्ट कहती है किसको, जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है हेरी एप का, योंग, योंग को ये कहती है फिल्थी बिस्ट यानी गंदे जानवर। हाउ डज योंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, तो स्टूडेंट योंग जो है वो वर्किंग क्लास के को कैसे दिखाता है इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में, कैसे बताता है। तो स्टूडेंट वो कहता है, वो एक बड़ा अच्छा शब्द बोलता है अपने जैसे क्लास के लोगों के लिए, वर्कर क्लास के लोगों के लिए। वो क्या बताता है, वो कहता है हम कॉक्स इन द मशीन है, हम क्या है, कॉक्स इन द मशीन। कॉक्स मतलब एक तरह से पार्ट जो मशीन के होते हैं, जो मशीन को चलाते तो है लेकिन खराब हो जाते तो उसको बदल दिया जाता है। तो इट मीन्स दे आर इंटरचेंजेबल एंड दे आर इजिली रिप्लेसेबल, यानी हम चले जाएंगे तो इनकी कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जगह कोई दूसरा आके ये काम करने लगेगा, यानी हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई इज्जत भी नहीं है, ऐसा योंग दिखाता है कॉक्स इन द मशीन कह के। इन द हेरी एप व्हाट इज पैडी नेशनैलिटी, तो पैडी जो एक ओल्ड आयरिश मैन है, ये ओल्ड आयरिश यानी आयरलैंड का है, ये ओल्ड आयरिश मैन रहता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पैडी नाम का जो करेक्टर है वो ओल्ड आयरिश मैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन द हेरी एप व्हाट डज एब्रिब्रेशन IWW स्टैंड फॉर, स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन बहुत पहले भी मैंने कराए थे, तो
ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड, IWW को इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। इनको वोबलीज के नाम से भी जानते हैं, इनके लिए शॉर्ट में वोबलीज नाम का टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है, वोबलीज। इन मॉडर्न द कैथेड्रल वेयर डज थॉमस बेकेट डिलीवर अ सरमन, यानी एक उपदेश वाला जो उपदेश अपना जो है थॉमस बेकेट कहाँ पे डिलीवर करते हैं, कहाँ देते हैं? तो स्टूडेंट ये कैंटरबरी कैथेड्रल में ही देते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि वो कैंटरबरी कैथेड्रल में अपना स्पीच देते हैं, आर्क बिशप हॉल और इस सब से कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैंटरबरी कैथेड्रल में वो डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ योंक इन द हेरी एप। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इतना विवादित क्वेश्चन है कि जिसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, इतना डिबेट वाला क्वेश्चन हो जाता है कि क्योंकि एग्जैक्टली उसमें नहीं लिखा है कि वो क्या करते हैं, वो तो आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट तरह तरह के पब्लिकेशंस ने और चीजों ने वो किया। एक्चुअल में स्टूडेंट मैं आपको यहाँ क्लियरिटी करूंगा, पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं, वो कुक है नहीं, वो फायर फाइटर है, वो कैप्टन है, वो कोल सोकर लिखा है। क्या लिखा है? कोल सोकर। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये कोल स्टोकर अगर रहता तो ठीक रहता, अगर यहाँ पे कोल सोकर लिखा हुआ है, लेकिन फायर फाइटर या कोल स्टोकर दोनों सही है। ये कोल स्टोकर भी हो सकता है स्टूडेंट, कोल स्टोकर भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स वो कोल स्टोकर इसलिए हो सकता है कि पहले जो लोग शिप पे काम करते थे, आज की तरह आग बुझाने वाली कोई टीम नहीं होती थी, वो फायर फाइटर या फायरमैन भी हो सकता है, फायरमैन भी आंसर हो सकता है, क्योंकि जो आग के पास काम करता था तो भट्टी में कोयला डालना, आग के पास काम करना, सारे लोगों को फायरमैन ही कहा जाता था, फायरमैन कहा जाता था, ठीक है। तो कोल स्टोकर भी ठीक है। आप जैसे स्पार्क नोट या लिट चैट या ई नोट्स पढ़ेंगे तो कहीं आपको फायरमैन मिलेगा और कहीं कोल स्टोकर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो या कहीं और लिख के दोनों लिखा हुआ है, तो ये इतना डिबेट वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए। क्योंकि नीचे स्टोकर नहीं स्टोकर लिखा है तो फायर फाइटर के साथ जा सकते हैं, लेकिन वो कोल स्टोकर भी था, ज्यादा करेक्ट वे में देखें तो कोल स्टोकर के साथ भी जा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो दोनों ऑप्शन नहीं देने चाहिए। A literary device where the author steps away from the text and speak out directly towards the reader, यानी वो ड्रामा में क्या होता है कि एक जो डिवाइस जिसमें जो ऑथर होता है वो टेक्स्ट से बाहर निकल कर, यानी टेक्स्ट में अपनी बातें बोल रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट अब जनता से बात कर रहा है, जैसे लग रहा है वो किसी और से नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, डायरेक्ट रीडर से, डायरेक्ट लोगों से अपनी बात कह रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इसको ऑथोटोरियल इंट्रूशन कहते हैं। इस चीजों को जब राइटर जो है टेक्स्ट में डायरेक्ट ऑडियंस से या रीडर से बात करने लगता है तो उसको ऑथोटोरियल इंट्रूशन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ड्रामा द प्रिंसिपल इनमी ऑफ प्रोटोगेनिस्ट हु ब्रिंग अबाउट हिज डाउनफॉल। तो जो प्रिंसिपल इनमी है जो हमारे मेन कैरेक्टर का डाउनफॉल ले आता है, पतन करा देता है, वो कौन है? तो स्टूडेंट उसको एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे निमेसिस लिखा है, तो निमेसिस भी सही है, उसको निमेसिस कहते हैं। स्टूडेंट जैसे जब छोटी छोटी बात कहने के, सॉरी अभी मैं बता रहा हूं, जब स्टूडेंट निमेसिस मतलब होता है राइवल, आपका अपोजिट जो आपका विरोधी है, तो निमेसिस भी उसको कहते हैं, ठीक है। विलेन भी कहते हैं, एंटी हीरो भी कहते हैं, ठीक है। तो बी आपका सही होगा, निमेसिस। स्टूडेंट्स पेरीफार्सिस क्या होता है? जो अगर पहला ऑप्शन देखें पेरीफार्सिस, तो ये क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं, राइट आंसर आपको बता दिया। पेरीफार्सिस क्या होता है? जब छोटी छोटी बात कहने के लिए लंबे लंबे लाइनों की सहायता ली जाती है, यानी डायरेक्ट सीधी बात कही जा सकती है, उसके लिए बड़े बड़े लाइनों की या वाक्यों की सहायता ली जाती है, तो वो पेरीफार्सिस होता है। कथार्सिस क्या होता है? इसको बोलते हैं परगेशन ऑफ इमोशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन को भी कथार्सिस कहते हैं, ठीक है। प्यूरिफिकेशन होता है जब भावनाओं की शुद्धि हो जाती है, या परगेशन यानी आप चीजों को देखकर एक स्तर से उठ जाता है जब रीडर, तो वो कथार्सिस भी होता है। और एग्नोसिस क्या होता है स्टूडेंट? कि एग्नोसिस के बारे में भी आपको बता देता हूं, जब ये जो पॉइंट होता है, इट इज दैट पॉइंट और टाइम इन द ड्रामा वेयर द प्रिंसिपल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेस ट्रू आइडेंटिटी नेचर ऑफ एनदर कैरेक्टर, यानी जब ड्रामा में ऐसा समय आता है कि, या किसी ड्रामा में ऐसा समय या ऐसा वक्त आता है जब जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी हीरो टाइप का जो कैरेक्टर है, वो दूसरे कैरेक्टर की पूरी आइडेंटिटी पता करता है और उसके बारे में वो जान जाता है, उसको डिस्कवरी होती है। तो जिस पॉइंट पे इसको डिस्कवरी होती है वो एनोग्नोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एग्नोसिस के नाम से वो जाना जाता है, एनोग्नोसिस, ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एरोगेंस एंड एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वन एबिलिटी इज कॉल्ड। तो जब ज्यादा प्राइड हो जाए, ज्यादा घमंड आ जाए और ठीक है, और एरोगेंस की भावना डेवलप हो जाए,
किसी के कॉन्फिडेंस में, यानी जब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए और उसके अंदर घमंड की भावना आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट इसको ह्यूब्रिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ह्यूब्रिस। इसको पावर ऑफ पोजीशन कहा जाता है कि जब पोजीशन का घमंड हो जाए, पोजीशन का पावर का घमंड हो जाए तो ये हो जाए। एग्नोसिस के बारे में बता दिया। हमार्सिया क्या होता है? एक फेटल फ्लॉ, एक ऐसी कमी जो हमारे सेंट्रल हीरो के अंदर होती है जिससे उसका पतन हो जाता है, जिससे उसका डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है हमार्सिया। समझ में आ रहा है? जैसे जो किलर के साथी है, ठीक है, और जैसे और भी सारे थॉमस हार्डी के आपके नॉवेल्स में आपको दिखेगा बहुत ज्यादा, और कैथार्सिस के बारे में आपको बता दिया। तो फेटल फ्लॉ जो है ये सेंट्रल कैरेक्टर के अंदर एक कमी होती है जो उसके पतन को ले जाती है। वो जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे उसका डाउनफॉल होने लगता है, वो कहलाता है हमार्सिया। उसको फेटल फ्लॉ यानी भाग्य का दोष भी कहते हैं। इफ्यूजम लिटरेरी रेफर्स टू, तो इफ्यूजम क्या दिखाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट जो इफ्यूजम टर्म है, लिटरेरी टर्म्स है, स्टूडेंट इस सारे टर्म्स को पढ़ने के लिए एक बड़ी अच्छी किताब आती है, मैं नाम बता दे रहा हूं। अगर आप भविष्य में कभी भी इंग्लिश को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अ लिटरेरी ग्लोजरी, अ ग्लोजरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, उस किताब का नाम है अ ग्लोजरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, राइटर है एम एच अब्रम्स, ठीक है, तो उस किताब को आप परचेज कर सकते हैं। इससे आपका लिटरेचर से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स बहुत कुछ कवर हो जाता है, ठीक है, तो उसको वो लिटरेरी ग्लोसरी ही कहलाती है, एक तरह से वो डिक्शनरी है। तो इफ्यूजम क्या होता है ऐसा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट इफ्यूजम क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, कहीं पे एकदम सीधे आंसर देना हो और हार्श बोलना हो, उसके जगह पे सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को, ठीक है, और सॉफ्ट शब्दों का इस्तेमाल करके बातों को घुमा के करके वो बात कहते हैं जो हार्श शब्द ना कहना पड़े, इसलिए बातों को घुमा के जो हम कहते हैं ना कि एकदम मीठा मीठा बोल के किसी को किसी का मतलब इज्जत उतारना या वो करना, तो अच्छी अच्छी बातें बोल के उसके इज्जत का कचड़ा करना, ये कहलाता है इफ्यूजम। यानी इस ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूट अ माइल्ड इनडायरेक्ट और वोएग फॉर हार्श ब्लंट और ऑफेंसिव थिंग। जब हार्श बोलना हो, ब्लंट बोलना हो, या कुछ मतलब अप्रिय बातें कहनी हो, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब हमको कुछ अनप्लीजेंट यानी अनवांटेड कहना होता है तब हम क्या करते हैं, बातों को घुमा के कहते हैं, तो इफ्यूजम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट फिगरेटिव लैंग्वेज यानी अलंकारों की सहायता भी लेता है राइटर, और इसका सबसे बड़ा यूज ऑफ एन अनफिटिंग वर्ड, यानी अनफिटिंग वर्ड का इस्तेमाल करना, अनफिटिंग वर्ड का इस्तेमाल करना एट द प्लेस ऑफ वर्ड विथ अ सिमिलर साउंड कॉजिंग ह्यूमर। यानी हम किसी वर्ड पे, किसी वर्ड के स्थान पे वाक्य में किसी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर देना जो उससे मिलता जुलता साउंड देता है, लेकिन वो वर्ड नहीं होता जो वर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी शब्दों को बदल देना, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? तो अनफिटिंग वर्ड का इस्तेमाल कर देना स्टूडेंट, किसी मतलब अच्छे शब्द की जगह पे कोई उसी से मिलता जुलता गलत शब्द इस्तेमाल कर देना जिसका मीनिंग अलग आ जाता है लेकिन साउंड वही होता है, वो माला प्रोपिज्म कहलाता है, वो माला प्रोपिज्म कहलाता है स्टूडेंट। इसको माला प्रोप, या इसका एक और नाम है, जो माला प्रोप भी इसका नाम है, और एक नाम है डॉग बेरिज्म, डॉग DOG डॉग, और बेरिज्म BERRYISM। तो इसको माला प्रोपिज्म, माला प्रोप या डॉग बेरिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। और माला प्रोप में स्टूडेंट, माला प्रोप के बारे में मैंने आरबी सेरिडॉन का इसमें इस्तेमाल, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, आपको लिखना है पिनेकल्स ऑफ पोलाइटनेस, पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस, उसके जगह पे आपने लिख दिया पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। तो राइटर जानबूझ के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो पिनेकल ऑफ पोलाइटनेस की जगह पे पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस कह देना, ये माला प्रोपिज्म का इस्तेमाल करना है। और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आरबी सेरिडॉन करते हैं, जिनका एक वर्क है द राइवल, द राइवल भी करते हैं स्टूडेंट। इन्होंने माला प्रोप नाम का एक करेक्टर ही बना दिया था, एक करेक्टर बनाया था अपनी प्ले में, अपने वर्क में, और उसका नाम ही माला प्रोप रख दिया था स्टूडेंट। माला प्रोपिज्म का इस्तेमाल शेक्सपियर भी अपनी राइटिंग में मच एडो अबाउट नथिंग में करते हुए दिखते हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा। व्हाट इज फ्लैश बैक इन लिटरेचर? तो स्टूडेंट किसी टेक्स्ट में, किसी लिटरेचर में फ्लैश बैक क्या होता है? तो स्टूडेंट फ्लैश बैक होता है, नाम से ये फ्लैश और बैक, यानी झटकी से पुरानी स्मृतियों को याद करने लेना, पुरानी बातों को याद करना, तो वो कहलाता है फ्लैश बैक। तो फ्लैश बैक लिटरेचर में एक टेक्निक होती है जिसमें करेक्टर जो है अतीत की घटनाओं को याद करने लगता है, तो वो फ्लैशबैक कहलाता है। तो इस एग्जाम्पल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और नरेटिव डिवाइस दैट प्रेजेंट इवेंट दैट हैव हैपेंड इन पास्ट, यानी एक ऐसा नैरेटिव डिवाइस जो बताता है कि जो घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं उनको
याद करना, उनको बताना, तो वो कहलाता है फ्लैशबैक टेक्निक। स्टूडेंट इसी से मिलता जुलता एक टेक्निक होता है, उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसमें भी पुरानी घटनाओं को पीछे जाकर याद किया जाता है, ठीक है। तो फ्लैशबैक टेक्निक या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल पुरानी घटनाओं को याद करने के लिए, बताने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फेल? फेल लिखा है, ये गलत है स्टूडेंट, इसको फोइल पढ़िएगा, FOIL। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक से फोइल छपा है, इसको FOIL फोइल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फोइल क्या होता है लिटरेचर में? तो स्टूडेंट फोइल जो होता है, फोइल, ऑप्शन सी को ध्यान देखिए तो आपको बताता हूं। ऑप्शन सी कह रहा है, क्या कह रहा है? अ करेक्टर हु कंट्रास्ट विथ अनदर करेक्टर, ठीक है, जो दूसरे करेक्टर से क्या करता है? टू हाईलाइट पर्टिकुलर क्वालिटीज। जब एक करेक्टर कंट्रास्ट करता है यानी कंपेयर करता है दूसरे करेक्टर से अपने आप को, ताकि उसको उसकी क्वालिटीज हाईलाइट कर सके, दिखा सके, तो स्टूडेंट ये होता है फोइल। फोइल में ज्यादातर जो प्रोटोगेनिस्ट होता है, ठीक है, जो वो कंट्रास्ट करता है अपनी क्वालिटीज को, ठीक है, दूसरे कैरेक्टर से क्वालिटी से, इससे प्रोटोगेनिस्ट की क्वालिटी ज्यादा हाईलाइट होके आती है, ज्यादा मतलब दोनों में अंतर पता चलता है। तो स्टूडेंट इसको फोइल बोलते हैं। यानी जब एक हमारा सेंट्रल कैरेक्टर जो होता है वो कंट्रास्ट करता है दूसरे, ठीक है, वो जो एक कैरेक्टर होता है वो अपनी क्वालिटी प्रोटोगेनिस्ट से मिलाता है, जो मतलब दूसरा कैरेक्टर है, सपोर्टिंग कैरेक्टर भी हो सकता है, वो अपनी क्वालिटी जो है प्रोटोगेनिस्ट से मिलाता है, तो इससे जो हमारा मेन कैरेक्टर है कहानी का, जिसको प्रोटोगेनिस्ट या हीरो कहते हैं, उसकी क्वालिटी निकल के सामने आती है, तो वो फोइल कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। स्टूडेंट आप हमारा प्रीवियस ईयर का वीडियो और आप मॉडल पेपर का भी वीडियो जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ डज टीएस इलियट यूटिलाइज कोरस इन मर्डर इन द कैथेड्रल? तो कोरस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो कोरस हमारे स्टूडेंट मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा में वुमेन्स हैं। कौन है? वुमेन है। और ये क्या कर रही हैं? तो ये कह रही हैं टू प्रेजेंट द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल, ये जनता की आवाज, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोरस जो स्टूडेंट होता है वो, ठीक है, मीडिएटर होता है। वो क्या होता है? मीडिएटर होता है, मतलब मध्यकर्ता होता है ऑडियंस के बीच और प्ले में जो घटनाएं होती हैं उसके बीच में मीडिएटर होता है, ऑडियंस और प्ले इवेंट के बीच में मीडिएटर। और ये कॉमन थॉट, कॉमन पीपुल और कॉमन पीपुल के इमोशन को दिखाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। स्टूडेंट वीडियो बड़ा हो रहा है, जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। व्हाट इज क्लाइमेक्स ऑफ मर्डर ऑफ द कैथेड्रल? तो मर्डर इन द कैथेड्रल जो वर्क है उसका क्लाइमेक्स क्या है? स्टूडेंट ध्यान से जब देखेंगे तो कह रहा रिटर्न ऑफ द थॉमस बेकेट टू कैंटरबरी, नहीं ये तो बीच में ही रहता है। क्राउनिंग ऑफ द किंग हेनरी सेकंड, ये तो बहुत पहले हुआ है। द नाइट कन्फेशन, यानी नाइट जो है अपना जुर्म कबूल करते हैं। और द मर्डर ऑफ द थॉमस बेकेट, तो स्टूडेंट मर्डर ऑफ द थॉमस बेकेट तो लास्ट में होता है, लेकिन उसके बाद नाइट आके कन्फेशन कर, ये पूरा स्टेटमेंट अधूरा है स्टूडेंट। इसके साथ होना चाहिए था द नाइट कन्फेशन एंड डिफेंड देयर डीड्स। वो कन्फेस करते हैं और कन्फेशन करते हैं कि हमने कर दिया है, जनता को बताते भी हैं आके, लेकिन वो कहते हैं कि उनको मारना जरूरी हो गया था क्योंकि वो राजा का विरोध कर रहे थे और ये एक अच्छा काम है, जो राजा के खिलाफ बगावत करे उसको, उसका मृत्यु दंड देना उसको आवश्यक है, ऐसी यानी उसको जाके वो डिफेंड भी करते हैं। तो मर्डर ऑफ द थॉमस बेकेट को भी आप करेक्ट मान सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सही मुझे लग रहा है कि द नाइट कन्फेशन है, लेकिन इसमें इस लाइन को और बढ़ाना चाहिए था कि एंड डिफेंड देयर डीड्स, और वो अपने कर्मों का बचाव भी करते हैं, तब जाके आंसर सी सही होगा, वरना डी भी आप लगा सकते हैं। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो दोनों में किसका क्या मतलब ले रहा है। मर्डर इन द कैथेड्रल इज प्राइमली रिटन इन व्हाट फॉर्म? तो स्टूडेंट मर्डर इन द कैथेड्रल है, ये पोएटिक ड्रामा है, और ये खास करके स्टूडेंट पोएटिक ड्रामा है, और ये फ्री वर्स में लिखा गया है, ठीक है, ये ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा गया है, फ्री वर्स में ज्यादा लिखा गया है। और स्टूडेंट जो ये प्रोज है इसका भी इस्तेमाल हुआ है। प्रोज का इस्तेमाल कहां हुआ है स्टूडेंट? जो सरमन इंटरल्यूड वाला सेक्शन है ना, वो प्रोज फॉर्म में है, तो ज्यादा फ्री वर्स लिखा गया है। और प्रोज का भी इस्तेमाल कहां हुआ है? सरमन। तो ये पूछा प्राइमरली, यहाँ पे इसीलिए पूछ लिया कि मुख्य किस रूप में लिखा गया है, तो फ्री वर्स में लिखा गया है। Which historical event does मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामेटाइज? तो मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा किस हिस्टोरिकल इवेंट को दिखाता है? तो स्टूडेंट ये एसेसिनेशन ऑफ थॉमस बेकेट को दिखाता है। किसको दिखाता है? एसेसिनेशन ऑफ थॉमस बेकेट को दिखाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिखाया गया है इसमें? थॉमस बेकेट की एसेसिनेशन मतलब हत्या को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। इन द मर्डर इन द कैथेड्रल थॉमस बेकेट कॉन्फ्लिक्ट इज प्राइमरली विथ? तो मर्डर इन द कैथेड्रल में जो है बेकेट का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? तो स्टूडेंट बेकेट का कॉन्फ्लिक्ट किंग हेनरी सेकंड के साथ है। ये बातें मैंने पहले बता दी है, समझाने की जरूरत नहीं है। व्हाट डज कैथेड्रल रिप्रेजेंट इन मर्डर इन द कैथेड्रल? तो कैथेड्रल क्या दिखाता है मर्डर इन द कैथेड्रल में? तो स्टूडेंट जो कैथेड्रल है तो वो कह रहा है पॉलिटिकल पावर दिखाता है, प्लेस ऑफ रिफ्यूज, रिफज नहीं लिखा, रिफ्यूज लिख दिया है,
और सी जो कह रहा है रिलीजियस एंड मोरल अथॉरिटी, तो धार्मिक और नैतिक अथॉरिटी यानी धार्मिक और नैतिक ताकत को दिखाता है, तो सी सही हो जाएगा। कॉमन पीपल को कोरस दिखाते हैं, अगर कॉमन पीपल को कौन दिखाता है, कोरस दिखाते हैं। वेयर डज द प्ले हेरी एप प्राइमरली टेक प्लेस, हेरी एप कहां लेता है प्राइमरली टेक प्लेस, तो ऑन अ शिप, कहां हो जाएगा, ऑन अ शिप पे लेता है, ये तो आप जानते हैं। हाउ डज यंग रिएक्ट व्हेन ही मेट मिल्डर्ड डगलस इन द हेरी एप, तो हेरी एप में मिल्डर्ड डगलस से मिलता है तो यंग कैसा व्यवहार करता है, कैसा रिएक्ट करता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, ऐसा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट वो क्या होता है, ही फील्स इंसल्टेड एंड डीह्यूमनाइज, वो इंसल्टेड और डीह्यूमनाइज फील होता है जब मिल्डर्ड डगलस उसको क्या बोल देती है, उसको एक शब्द का इस्तेमाल करती है फिल्थी, FILTHY BEAST, फिल्थी बीस्ट, फिल्थी बीस्ट कहती है यानी गंदे जानवर कह के संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट लिटरेरी मूवमेंट इज द हेरी एप एसोसिएटेड विथ, किस लिटरेरी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, तो स्टूडेंट ये तो आपको याद रखना होगा, ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, एक्सप्रेशनिस्ट से जुड़ा हुआ है, यहाँ एक्सपेंशन लिखा है, एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तारवाद, तो ये नहीं होगा, ये एक्सपेंशन लिखा हुआ है, जबकि ये एक्सप्रेशनिस्ट है, ठीक है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है, ठीक है। और ये इसके समय, ये किस पीरियड में लिखा गया, तो मॉडर्निज्म के समय लिखा गया है। और मॉडर्निज्म लिटरेचर की खासियत होती है स्टूडेंट कि इसमें थीम ऑफ एलिनेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन दिखाया जाता है, तो इसमें एलिनेशन भी है इस ड्रामा में और डीह्यूमनाइजेशन भी दिखाया गया है, तो मॉडर्निज्म लिटरेरी मूवमेंट इससे जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी राइट होगा। What happened to Yonk in the end of the hairy ape, तो हैरी एप जो है जू में कूद जाता है और बाद में उसको गोरिल्ला वो उसको किल कर देता है, तो वो मर जाता है, लास्ट में वो क्या हो जाता है, वो डाइज हो जाता है, मर जाता है, उसको कहता है कि जानवर ही मेरे अपने हैं, बाकी यहां पे कोई अपना नहीं है। इन ऑल माई सन्स व्हाट इज जो किलर मेजर एथिकल लैप्स, यानी उसका नैतिक पतन कैसे होता है, जो किलर का नैतिक पतन कब होता है, जब वो डिफेक्टिव सिलेंडर जानता है कि सिलेंडर डिफेक्टिव है, इसमें से गैस लीक कर रही है, फिर भी उसको वेल्डेड करके सप्लाई कर देता है, डिफेक्टिव सिलेंडर का सप्लाई करना ही उसका एथिकल लैप्स है, उसका नैतिक पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जो लैरी केलर, ठीक है, जो सन डाई इन ऑल माई सन, तो कैसे मर जाता है स्टूडेंट, वो लास्ट में अपना एयरक्राफ्ट लेके जाता है, उसको क्रैश कर देता है, लड़ा देता है, क्रैश करता है, तो वो अपने उसको क्या कहलाएगा, सुसाइड, वो जानबूझ के सुसाइड करता है, डी सही होगा। हाउ डज ऑल माई सन एंड, ऑल माई सन ड्रामा कैसे खत्म होता है, तो विथ जो किलर इम्प्रिजनमेंट, उसको कारावास हो जाती है, नहीं, जो किलर सुसाइड कर लेता है, गन से खुद को गोली मार लेता है, जब क्रिस केलर बताता है आपने सब किया, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने हमें अच्छा सिखाया लेकिन खुद ही गलत रास्ते पे चले, आपने ऐसा ट्रीट किया, स्टीव डीवर के साथ, अंकल के साथ ऐसा व्यवहार किया, ये सब बातें सुनने के बाद जो कहता है चलिए आप पुलिस को हवाले कर दे, लेकिन लास्ट में जो किलर जो रहता है कमरे में जाता है और खुद को गोली मार लेता है। स्टूडेंट सेम यही इनके इसी तरह की एंडिंग होती है डेथ ऑफ सेल्समैन में भी, जो इससे पहले डीडीयू में लगा था BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इन ऑल माई सन नेवर अपीयर्स ऑन द स्टेज, कौन सा कैरेक्टर कभी स्टेज पे नहीं आता है, तो स्टूडेंट जो कैरेक्टर, दो कैरेक्टर है जो नहीं आते हैं, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, दो कैरेक्टर नहीं आते हैं, एक तो जो दिया हुआ ऑप्शन में लैरी, कैट केलर आती है, उसकी माँ है, क्रिस केलर की माँ है कैट केलर, ये भी है, और जॉर्ज डीवर जो है एन का भाई है, ये तीनों आते हैं, लेकिन लैरी नहीं आता है, लेकिन इसको छोड़ के एक कैरेक्टर और नहीं दिखता है जो बड़ा कैरेक्टर है, जो स्टीव डीवर है, जो जो जॉर्ज डीवर और एन डीवर का पिता है, वो स्टीव डीवर, वो भी स्टेज पे नहीं आता है, तो स्टीव डीवर और लैरी केलर दोनों स्टेज पे नहीं आते, इसका बस जानकारी हमको लेटर से मिलता है, लेकिन स्टेज पे कभी दिखता नहीं है, ना ही कोई डायलॉग बोलता है। इन ऑल माई सन्स हु डज जो किलर ट्राई टू पुट ब्लेम ऑन शिपिंग डिफेक्टिव सिलेंडर, तो ऑल माई सन में किसके ऊपर आरोप मढ़ देता है, तो आरोप मढ़ देता है वो अपने दोस्त स्टीव डीवर के ऊपर, जॉर्ज जो किलर स्टीव डीवर को दोषी बना देता है। लास्ट क्वेश्चन, द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द थॉमस बेकेट टाइम, थॉमस बेकेट के समय इंग्लैंड का किंग होता है हेनरी सेकंड था, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आपके लिए पूरा 50 क्वेश्चन कवर किए, आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, बड़ा जरूर हुआ है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक।